आज हम स्टार्ट करेंगे परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में यही कहा जा सकता है कि जैसे अगर हम शुरू करें तो एक वर्ड जो यहाँ पर आता है एटम या परमाणु जिसे कहा जाता है, तो इसके बारे में सबसे पहले जो एक थ्योरी थी वो डाल्टन ने दिया था। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी सबसे पहले एटम को लेकर के डाल्टन ने दिया था, जिसमें इन्होंने यही बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर से फॉर एग्जांपल अगर हम पेन की ही बात करें, है ना, या हम मोबाइल की बात करें, घड़ी की बात करें, जो भी हमारे सामने कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चौक हो, हम अगर इसे पीसेज में काटते जाएं तो क्या होगा, ये छोटा होता चला जाएगा। फिर काटेंगे और छोटा होता चला जाएगा, और काटेंगे और छोटा होता चला जाएगा। बार बार काटते चले जाएंगे तो वो और छोटा होता चला जाएगा, और छोटा होते 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 अंत में एक ऐसा बहुत ही छोटा पार्टिकल मिलेगा जिसको हम फर्दर काटना चाहें तो नहीं काट पाएंगे। तो ऐसे ही किसी भी सब्सटेंस के उस आखिरी पार्टिकल को जिसको पुनः डिवाइड नहीं किया जा सकता है या काटा नहीं जा सकता है, उसी को डाल्टन ने एटम का नाम दिया। मीन्स नाम क्या दिया, मीन्स परिभाषित किया कि यही एटम है ना। यानी किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको फर्दर डिवाइड या फर्दर कट न किया जा सके। मीन्स कह सकते हैं ये जो वर्ड एटम है, इसका ग्रीक में जो मतलब है वो यही है, अनकटेबल। अनकटेबल मीन्स जिसको हम पुनः काट नहीं सकते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का वह सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हमें काटते 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 मिलेगा, और जब हम उसको लास्ट में एक ऐसा पार्टिकल मिल जाएगा जिसको हम पुनः नहीं काट पाएंगे, तो बताएंगे कि यही क्या है, उस सब्सटेंस का एटम है। ठीक है। तो एक थ्योरी निकल करके आ गई कि किसी भी पदार्थ का वह अति सूक्ष्म कण जिसे पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता है और जो रासायनिक अभिक्रियाओं में बिना अपघटित हुए भाग लेता है, उसे हम एटम या परमाणु कहते हैं। तो ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी, है ना। तो जो कि 1808 में प्रपोज की गई थी डाल्टन के द्वारा। फिर बाद में क्या हुआ, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, और जब अध्ययन की सुविधाएं बढ़ने लगीं और रिसर्चेज होने लगे, तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए। थॉमसन आए, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक, बोर, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए जो 19th सेंचुरी के बिगनिंग में या 20th सेंचुरी के बिगनिंग में आए, और इन्होंने इस्टेब्लिश किया कि एटम जो है सबसे छोटा, है ना, पार्टिकल नहीं है। यानी कि एटम इज़ नॉट अ स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल, यानी कि यह सबसे छोटा अविभाजित होने वाला कण नहीं है, बल्कि क्या है, यह खुद ही एक जटिल टाइप का स्ट्रक्चर है जिसके भीतर बहुत सारे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। ये बात स्पष्ट हो जाती है कि एटम जो है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण नहीं है, बल्कि ये खुद ही बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के बना हुआ है। तो पाया गया कि लगभग
35 प्रकार के कण हैं जो एटम के भीतर पाए जाते हैं, और इन कणों को सब एटॉमिक पार्टिकल्स यानी कि उप परमाणुवीय कण कहा गया है। और इनकी संख्या कितनी है? लगभग 35, है ना। लगभग 35 भिन्न प्रकार के सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उप परमाणुवीय कण, जो कि परमाणु से भी बहुत ज़्यादा छोटे हैं, पाए जाते हैं परमाणु के भीतर। इन्हें 2 पार्ट में क्लासिफाई कर दिया गया। पाया गया कि इसमें कुछ कण हैं अस्थायी प्रकार के और कुछ कण हैं अस्थायी प्रकार के, यानी कि स्टेबल पार्टिकल्स और अनस्टेबल पार्टिकल्स। स्टेबल पार्टिकल्स और अनस्टेबल पार्टिकल में डिवाइड करने का क्या रीज़न था? तो देखा गया कि इसमें केवल 3 पार्टिकल या 3 कण केवल ऐसे हैं जो अस्थायी प्रकार के हैं, जिनका अपना अस्तित्व है, और परमाणु कहीं न कहीं से इन्हीं तीनों पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 कण जो हैं किसी भी परमाणु के सबसे अस्थायी कण माने जाते हैं, और लगभग सभी प्रकार के परमाणु अवश्य इन्हीं तीनों कणों से मिलकर बने होते हैं। इसीलिए इन कणों को सामूहिक रूप से आधारभूत कण या कह सकते हैं इसको फंडामेंटल पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है। और लगभग जो बच गए 32 प्रकार के कण, वे सभी क्या होंगे? अस्थायी प्रकार के होंगे, अनस्टेबल होंगे। मतलब ये परमाणु के भीतर पाए तो जाएंगे, लेकिन इनका अस्तित्व बहुत क्षणिक होता है। ये कुछ समय के लिए पैदा होते हैं और फिर क्या होते हैं? बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। अगर किसी भी परमाणु कण की बात की जाए तो उसकी जो आयु होती है, या हाफ लाइफ से गणना की जाती है, अर्ध आयु से गणना की जाती है कि उसकी उम्र कितनी होगी। तो इनकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है ना, क्योंकि ये क्षणिक हुआ करते हैं। ये पैदा होते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं परमाणु के भीतर। जैसे कुछ एग्जांपल्स जो बड़े ही कॉमन होते हैं वो हम लिख देते हैं यहाँ पर। मेसॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, है ना, पॉजिट्रॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन, है ना, बोसॉन। बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो अस्थायी प्रकार के होते हैं। ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत कम समय के लिए ये पैदा होते हैं परमाणु के भीतर और नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कण हैं, लेकिन हमें फोकस करना है किन पे? जो परमाणु के अस्थायी कण हैं, जिनको हम आधारभूत कण कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं, जिनसे मिल करके लगभग सभी प्रकार के परमाणु बने होते हैं। ठीक है। तो हम चर्चा करते हैं कि इन स्टेबल पार्टिकल्स पे केवल, और हम एक टेबल छोटा सा बनाते हैं जिससे हम इस बात को स्पष्ट कर सकें। ठीक है। जैसे हम एक टेबल बनाते हैं और इधर हम लिख देते हैं कण। कण को हम क्या बोलते हैं? पार्टिकल। ठीक है। फिर इधर हम लिखेंगे चार्ज की बात करेंगे। चार्ज यानी आवेश। ठीक है। हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दे रहे हैं, जो आपको सूटेबल लगे उस लैंग्वेज को लेकर चले, लेकिन कोशिश करें इंग्लिश जो वर्ड्स हैं उनको यूज़ करने का,
जो हमारे हिंदी के विद्यार्थी हैं वो पूरी तरह से हिंदी पर ही डिपेंड ना रहें, अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों की इंग्लिश को भी शामिल करें और अपनी आदत को अभी से बेहतर बनाएं। इसलिए हम यहाँ लिख दोनों देंगे, लेकिन कोशिश करें वो कि जाने दोनों, लेकिन यूज़ इंग्लिश वाले वर्ड्स को करें। आगे चल करके यही ज़्यादा काम आते हैं, इस वजह से ऐसा कहा जा रहा है। तो कण, आवेश, पार्टिकल और चार्ज की बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे मास की, कि उन कणों का मास कितना है। मास को हम 2 यूनिट में देखेंगे, ठीक है। एक तो देखेंगे कि मास जो है किलोग्राम में कितना होता है, और एक देखेंगे AMU में कितना होता है। AMU का मतलब होता है, हम इधर किनारे कहीं लिख देते हैं, AMU का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट, AMU एक ऐसा इकाई है जो ऐसे अति सूक्ष्म कणों के भार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है, इसको हम U से दिखाते हैं। आजकल इसके लिए केवल U भी लिखा जाता है। U लिखा गया मीन्स AMU की बात की जा रही है, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, एक U है ना, और कर देता हूँ AMU या U, इसका मतलब क्या हो गया, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। और एक U या एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर होता है 1/12 है ना, 1/12वां किस चीज़ का, मास ऑफ कार्बन 12 एटम, ठीक है। जो कार्बन 12 परमाणु होता है उसके द्रव्यमान का 1/12वां जो भाग होता है, उसी को हम एक एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो हम जो भी वजन होगा, मास होगा यानी द्रव्यमान, वो हम केजी और AMU में देखेंगे। मास मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, ठीक है। ये बातें तो समझ में आ रही होगी, सभी लोग हाई स्कूल तो पढ़े ही हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें तो सबको आनी चाहिए, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें। फिर हम देखेंगे कि इनके जो खोजकर्ता थे वो कौन थे, किन्होंने इनको खोजा, ठीक है, यानी कि डिस्कवरर कौन है इसके, ठीक है। तो इतनी चीज़ों को हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। पार्टिकल देखेंगे, उन पर चार्ज क्या है ये देखेंगे, ठीक है। उनका जो मास है वो कितना है ये देखेंगे। मास के लिए 2 यूनिट बताई जा रही है, किलोग्राम में देखेंगे और AMU में भी देखेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, इनके खोजकर्ता के बारे में जानेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास पार्टिकल है कौन सा, इलेक्ट्रॉन। हम फंडामेंटल पार्टिकल्स की केवल यहाँ बात करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ और न्यूट्रॉन हुआ, ये 3 हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब चार्ज की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन पर +1 चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है। अब यहीं हम इसका प्रेजेंटेशन भी अगर बगल में कहीं दिखाना चाहें तो हम इलेक्ट्रॉन को दिखा सकते हैं, E पर एक माइनस चार्ज लिख सकते हैं, या इसके लिए हम -1E0 ऐसे सिंबल भी बना सकते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए E पर माइनस चार्ज या -1E0 लिखते हैं। प्रोटॉन को दिखाने के लिए P+ लिखते हैं या H+ से भी इसको दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है आगे हम बात करेंगे। और न्यूट्रॉन को दिखाने के लिए N पर 0 ऐसे दिखाते हैं ना, कोई चार्ज इस पर नहीं है, ठीक है। तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन के मास की बात की जाए कि इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो मास के लिए हमने यूनिट स्पेसिफाई कर रखी है। तो पहले हम मास किस में देखेंगे, किलोग्राम में देखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है किलोग्राम में 9.1 × 10⁻³ kg होता है, ठीक है।
0.4 अंक तक वैसे देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई बहुत जरूरी नहीं है इलेक्ट्रॉन के लिए। 9.1 × 10⁻⁻1 31 kg, ये याद रखेंगे, ठीक है। प्रोटॉन का जो मास होता है ये 1.67262 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है। हम किलोग्राम में बात कर रहे हैं सारा। 1.67493, ये इसलिए किया गया क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार आप देख रहे होंगे लगभग सब समान है ना। ये दशमलव के 3 अंक के बाद वेरिएशन शुरू होता है इसमें, तो इसलिए इसके मास को और आगे तक एक्सपेंड किया गया है × 10⁻⁻27। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार जो होता है वो लगभग समान होता है, लेकिन इनकी तुलना में किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का जो भार होता है वो नगण्य होता है, नेग्लिजिबल है, बहुत कम होता है। इतना कम होता है कि हम इलेक्ट्रॉन के मास को अक्सर करके कंसीडर भी नहीं करते हैं। अगर इसी मास को AMU में देखा जाए तो यह आता है 0.000548 AMU, और ये आता है 1.00727, और ये आता है 1.00866। अब हम अगर मास वाले को AMU में कन्वर्ट करना चाहें, ठीक है, तो हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो डिस्कवरर हैं, खोजकर्ता हैं, वो कौन थे, इसको देखते हैं। तो जो इसके डिस्कवरर या खोजकर्ता हैं, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, आपने पढ़ रखा होगा, J.J. थॉमसन, या जिनको हम टॉमसन भी कह सकते हैं, J.J. टॉमसन या थॉमसन, जो भी पढ़ें, ठीक है। प्रोटॉन के खोजकर्ता थे कौन, गोल्डस्टीन। अक्सर करके लोग रदरफोर्ड का नाम ले लेते हैं यहाँ पे, लेकिन रदरफोर्ड प्रोटॉन के डिस्कवरर नहीं थे। प्रोटॉन के जो डिस्कवरर थे वो गोल्डस्टीन थे। न्यूट्रॉन के जो डिस्कवरर हैं या खोजकर्ता हैं वो जेम्स चैडविक, ये न्यूट्रॉन के डिस्कवरर हैं, ठीक है। तो इस चार्ट को क्या करना है, हमें याद कर लेना है, ठीक है। हम आवेश की जब बात करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पर एक धनावेश होता है, तो ये जो चार्ज होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन पर या किसी भी प्रोटॉन पर, तो एक यूनिट चार्ज जो है, एक यूनिट चार्ज, चाहे वो धनावेश हो चाहे वो ऋणावेश हो, उसका मान होता है 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। किसी भी आवेश का परिमाण, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर स्थित एक ऋणावेश या प्रोटॉन पर स्थित एक धनावेश का जो परिमाण है, एक आवेश का परिमाण, इसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एक आवेश का परिमाण, ठीक है। कितना होता है, 1.602 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा, अगर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हम AMU और kg चूँकि दोनों ही मास की यूनिट है, तो इसको हम कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, मीन्स अगर हम एक दूसरे में कन्वर्ट करना चाहें, तो हम यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान ये भी रख सकते हैं कि जो एक AMU होता है, ये होता है 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी कि अगर ये जो हमारा वैल्यू है AMU का, याद करना बहुत आसान है वैसे। ये अगर हमें पता है किसी भी पार्टिकल का कि ये AMU मास होता है
और हमको इसका किलोग्राम में वेट निकालना हो या मास निकालना हो तो हम क्या करें, इस एएमयू वाले में 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किलोग्राम में मास को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या इस केजी वाले मास में अगर इतने से डिवाइड कर दें तो ये वैल्यू भी फाइंड आउट की जा सकती है। ठीक है, तो ये कन्वर्जन भी हमें आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना के बारे में। हमने अभी तक क्या देखा कि डाल्टन ने सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी दिया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम पर, या डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं इसको। ठीक है, इस चीज़ को जान लेते हैं एक हिंदी में कि इसको परमाणुवाद कहा जाता है। ठीक है, यही परमाणुवाद यानी एटॉमिक थ्योरी किसने प्रपोज किया था, तो डाल्टन ने 1808 में प्रपोज किया था, है ना। इसके अनुसार क्या था कि एटम को डिफाइन किया था किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको हम पुनः काट नहीं सकते या डिवाइड नहीं कर सकते, तो उसी अनकटेबल मीन से ही एटम का नाम आया। ठीक है, जिसे हम परमाणु भी कहते हैं। परमाणु यानी परम अणु, सबसे छोटा अणु कह सकते हैं ना, छोटे से भी छोटा, इसीलिए परम शब्द का इस्तेमाल किया गया। जितना छोटा आप कंसीडर कर सकते हैं उतना छोटा। ठीक है, तो परमाणु कहा जाता है। तो परमाणु के बारे में जब आगे साइंटिस्ट ने, जब आगे रिसर्चेज वगैरह हुई, अध्ययन हुआ, तो ये पाया गया कि परमाणु जो है किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा कण नहीं, बल्कि ये खुद ही और सूक्ष्म कणों से मिलकर बना हुआ है। और वे अति सूक्ष्म कण संख्या में कितने, लगभग 35 प्रकार के भिन्न अति सूक्ष्म कणों से मिलकर के परमाणु बना हुआ है, जिन्हें सब एटॉमिक पार्टिकल्स या वो परमाणुवी कण कहा गया। ये दो प्रकार के हैं, अस्थायी और अस्थायी प्रकार के। पाया गया कि 3 कण जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये ऐसे होते हैं कि जिनका अपना एक अस्थायित्व है, अपना एक अस्तित्व है, और कोई भी परमाणु इन्हीं तीनों से मिलकर बना होता है। इसीलिए हम इन तीनों को फंडामेंटल पार्टिकल्स या आधारभूत कण कहते हैं। बाकी जो कण बच जाते हैं वे सभी अस्थायी प्रकार के होते हैं, अर्थात शॉर्ट लिव्ड होते हैं, जिनकी हाफ लाइफ अर्ध आयु बहुत ही कम होती है, जो क्षणिक उत्पन्न होते हैं और नष्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिखे हैं, ये बड़े ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, इनको याद कर लीजिए। मेसॉन, एंटी न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो, पॉजिट्रॉन, बोसॉन, है ना, ये सब होते हैं। फिर बात की गई कि हमें एक चार्ट याद रखना पड़ेगा जिसमें हम इस फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात करेंगे, उन पर चार्ज कितना होता है, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मास उनका क्या होता है, इनके खोजकर्ता या डिस्कवरर कौन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर यूनिट चार्जेस होते हैं, और एक यूनिट चार्ज या एक आवेश का परिमाण कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻90 कूलम। जैसे अगर हमसे कोई पूछता है कि एक प्रोटॉन पर उपस्थित आवेश का परिमाण कितना होगा, तो हम बताते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित एक आवेश का परिमाण 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम धन आवेश होता है। अब पूछा जाए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो बताएंगे एक इलेक्ट्रॉन पर स्थित आवेश का परिमाण 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। ठीक है, इनके मास का आपस में इंटर कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें याद रखना पड़ेगा एक एमयू बराबर कितना होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। अर्थात अगर हमारे पास एमयू की वैल्यू दे दी जाए और कहा जाए किलोग्राम में बताओ, है ना। जैसे एक प्रश्न के तौर पर समझें कि एक इलेक्ट्रॉन का, है ना, यहाँ पर लिख देते एक प्रश्न के तौर पर ही है ना, मान लिया क्वेश्चन है, यदि एक इलेक्ट्रॉन का मास यानी द्रव्यमान 0.000548 है, तो इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में बताइए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, तो हम बताएंगे कि चूंकि, है ना, एक एमयू बराबर होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, है ना, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन का मास, एक इलेक्ट्रॉन का मास
किलोग्राम में, है ना, बराबर हो जाएगा 0.0005486 इंटू क्या करेंगे 1.66 इंटू 10⁻⁻27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह अब निकल कर के आ गया किलोग्राम में, यह आ जाता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है। और अगर कहा जाए किसी को ग्राम में बताइए तो हमें पता है कि चूँकि 1 kg इज इक्वल टू 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, इसको हम लिख सकते हैं 10⁻³ ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है। यानी कि इसमें अगर हम इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 है, और इंटू 10⁻³ जब होगा तो ये कितना जाएगा -28 ग्राम। ठीक है। तो इस तरह से हम कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं, किसी भी परीक्षा का एक छोटा सा प्रश्न हो सकता है। तो इतनी बातों को हम ध्यानपूर्वक सुन के समझ के लिख लें और लर्न कर लें। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई। ठीक है।